हेलो हेलो गाइस, मैं आरडीएस आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ इसी यूट्यूब चैनल पे। आरडीएस मैथ्स ऑपरेशंस ये हमारा चैनल है, आपका चैनल है, ठीक है। मैं नंबर सिस्टम का पार्ट 2 लेके आया हूँ। हम इससे पिछली वाली जो वीडियो थी नंबर सिस्टम की, वो पार्ट 1 की थी, ठीक है। पार्ट 1 की नंबर सिस्टम की वीडियो थी और हमने उसमें क्या क्या पढ़ा वो अभी हम चर्चा कर ले रहे हैं। उसके बाद इस वाली वीडियो में आप प्राकृतिक संख्याओं के भाग पढ़ोगे। उस वाली वीडियो मैंने बता दिया था कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं और प्राकृतिक संख्या कहते कैसे हैं, उसकी परिभाषा भी मैंने बताई थी आपको, तो वो वीडियो आप देख लेना एक बार, ठीक है। मैं अभी बता दे रहा हूँ उस वीडियो के बारे में हमने क्या पढ़ा था जल्दी से, और आप एक नोटबुक और पेन उठा लीजिए, है ना। फिर से स्टार्ट करते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आप एक बार देखना, मैंने बहुत अच्छे से समझाया उसमें पार्ट 1 में। तो मैंने क्या बताया था उसमें, मैंने बताया था कि जो पार्ट 1 मैंने बनाया है, मैंने संख्या पद्धति स्टार्ट की थी पार्ट 1 से। संख्या पद्धति नंबर सिस्टम स्टार्ट किया था। नंबर सिस्टम का मैंने कुल कितनी नंबर सिस्टम किसे कहते हैं ये मैंने बताया। फिर मैंने बताया कि नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति के कितने प्रकार होते हैं, मैंने ये बताया। 4 प्रकार बताए थे मैंने, और उसमें से डेसिमल नंबर सिस्टम को हमने पढ़ा। बाकी बाइनरी, ऑक्टल नंबर सिस्टम और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम ये और भी होते हैं, लेकिन हमारे मैथ में जो उपयोग होता है और जो हम पढ़ते हैं वो डेसिमल नंबर सिस्टम होता है। क्या होता है? डेसिमल नंबर सिस्टम। तो उसके बारे में मैंने कल आपको पढ़ाया था। तो डेसिमल नंबर सिस्टम में क्या होता है कि जो संख्याएं होती हैं डेसिमल नंबर सिस्टम में 10 अंक होते हैं, मैंने ये बताया, 0 से लेकर 9 तक, और उनसे मिलकर संख्या बनती है। संख्याओं के बाद मैंने संख्याओं में जो अंक यूज किए जाते हैं उसका जाति मान या फेस वैल्यू और स्थानीय मान या प्लेस वैल्यू मैंने ये बताया था। फिर हम संख्या तक पहुंच गए। अब मैंने संख्याओं के बारे में बताया था कि संख्या कितने प्रकार की होती हैं, वहाँ पे बताया था। तो मैंने बताया था कि संख्या काल्पनिक बताया था, एक काल्पनिक बताया था, एक वास्तविक बताया था, ठीक है। काल्पनिक मैंने बताया था कि आयोटा आई स्क्वायर बराबर -1, एग्जाम्पल √3, √ में -3, √ -5, √ -7। फिर मैंने वास्तविक संख्याएं बताई थी। वास्तविक संख्याओं में दशमलव संख्याएं और पूर्णांक होते हैं। फिर मैंने दशमलव संख्याओं के बारे में बताया था कि दशमलव संख्याओं में परमेय और अपरमेय संख्याएं होती हैं। परमेय संख्याएं दशमलव संख्याएं वो होती हैं, मतलब दशमलव संख्याओं में परमेय संख्याएं वो होती हैं जिनका दशमलव शांत हो या अशांत आवृत्ति हो, ये मैंने पिछली वाली वीडियो में बताया है। और अपरमेय संख्याएं वो होती हैं जिसका दशमलव प्रसार अशांत हो और अनावृत्ति हो, यानी कि दशमलव प्रसार शांत भी नहीं हो रहा है और उसके जो दशमलव प्रसार में जो अंक आ रहे हैं उनकी आवृत्ति भी नहीं हो रही है। जैसे कि पाई था, √3 हो गया, √5 हो गया, √2 हो गया, ये अपरमेय संख्या हैं, ये मैंने बताया था आपको। फिर मैंने आपको पूर्णांक के बारे में बताया था कि सभी जो नंबर लाइन होती है, नंबर लाइन पे जितने संख्याएं जो आपको दिख रही हैं, ये 2 3 4, इधर माइनस में चलते हैं, दाहिनी साइड पे धनात्मक, 0 से दाहिनी साइड पे धनात्मक, 0 से बाईं साइड पे ऋणात्मक। तो मैंने आपको बताया था कि ये धनात्मक पूर्णांक है, ये ऋणात्मक पूर्णांक है, और ये जो 0 है ये एक उदासीन पूर्णांक है, ये मैंने आपको बताया था। फिर मैंने बताया था आपको कि वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, क्योंकि हमने वास्तविक में क्या क्या पढ़ा। हमने वास्तविक में पढ़ा, देखो, दशमलव पढ़ा, दशमलव संख्या और पूर्णांक भी पढ़ लिए। दशमलव में क्या क्या आया? परमेय और अपरमेय आई। तो हम अब खुद डेफिनेशन वास्तविक संख्याओं की बना सकते हैं कि वास्तविक संख्याओं में परमेय, अपरमेय और सभी पूर्णांक संख्याएं आती हैं, ठीक है। इतनी चीज़ें हमने पढ़ी थी। फिर मैंने बताया था कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। तो प्राकृतिक संख्याएं 1 से लेके इधर की डॉट 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 ये चलते जा रहा है, ये प्राकृतिक संख्याएं हैं मेरे दोस्तों। प्राकृतिक संख्याओं की मैंने परिभाषा भी आपको बताई थी। फिर मैंने कहा था अगर मैं इन्हीं प्राकृतिक संख्याओं में 0 को भी शामिल कर लेता हूँ तो मैं अब कहूँगा कि ये पूर्ण संख्याएँ हो गई। क्या? होल नंबर्स हो गए, पूर्ण संख्याएँ हो गई। तो मैंने इतनी चीज़ें आपको उस वीडियो में बताई थी।
तो आप उस वीडियो को देख लेना एक बार, ठीक है। अब हम इसमें प्राकृतिक संख्याओं के प्रकार पढ़ेंगे, ठीक है। प्राकृतिक संख्याओं में कितने प्रकार होते हैं, ओके। तो अब इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो तो स्टार्ट ही है और आप रेडी हो जाइए, ठीक भाई। मुझे कुछ चाहिए साफ़ करने के लिए, इसको हटा दें भाई। मैं देख रहा हूँ कि मुझे कुछ साफ़ करने के लिए मिल जाए, यहाँ दिख नहीं रहा है। एक डस्टर रखा हुआ था, ठीक है, कोई बात नहीं। प्राकृतिक संख्याओं के बारे में पढ़ते हैं दोस्तों। प्राकृतिक संख्याओं के बारे में, प्राकृतिक संख्याएं, ठीक है, जिन्हें बोलते हैं नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। हाँ, कौन सी होती है? 1, 2, 3, 4, ये चलती जाती हैं, प्राकृतिक संख्याएं हैं ये, ठीक है। इन्हीं के बारे में हम पढ़ेंगे, ओके। अब मैं आपको बताता हूँ मेरे दोस्तों, अगर हम इसमें जीरो भी सम्मिलित कर लें तो हम कहेंगे कि ये पूर्ण संख्याएं हैं, ठीक है। अभी हम प्राकृतिक संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। प्राकृतिक संख्याओं में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? प्राकृतिक संख्याओं में मेरे दोस्तों आप क्या पढ़ोगे? आप पढ़ोगे, देखो, आप पढ़ोगे सम संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, आप पढ़ोगे भाज्य संख्या, आप पढ़ोगे अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, और भाज्य संख्या को ही कहते हैं यौगिक संख्या। ये चीज़ें आप पढ़ने वाले हो प्राकृतिक संख्याओं में, ठीक है। क्या क्या? सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य या यौगिक संख्या और अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या को रूढ़ संख्या भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रूढ़ संख्या भी कहते हैं। दिख रहा है ना आपको? रूढ़ संख्या भी कहते हैं। कमेंट में लिख दिया करो वीडियो कितनी अच्छी है और आप सपोर्ट करिए, शुरुआत है इस चैनल की, ठीक है। अब हम समझते हैं ये जो लिखी हुई हैं संख्याएं, इसमें क्या होता है, कैसे क्रम है इनका। तो देखो मेरे दोस्तों, सम संख्या किसको कहते हैं? पहला टॉपिक, मैं लेक्चर अभी दे रहा हूँ लैंग्वेज से, थोड़ा यही समझाऊंगा, आप इसको सुनो और लिख लेना, ठीक है। सम संख्याएं किसे कहते हैं? जो संख्याएं या जो प्राकृतिक संख्याएं, जो प्राकृतिक संख्याएं 2 से पूर्णतः विभाजित होती हैं, उनको हम सम संख्याएं कहते हैं, ठीक है। वो सभी प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित होती हैं, उन्हें हम सम संख्याएं कहते हैं, ओके। ये होगी पहली। दूसरी बात, विषम संख्या कैसे कहते हैं? जो संख्याएं 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं, उनको हम विषम संख्याएं कहते हैं। उनको क्या कहते हैं? हम विषम संख्याएं कहते हैं। बस इतनी सी बात है, ठीक है। और ऐसे भी समझ सकते हो, ये जितना कॉम्बिनेशन होता है ना प्राकृतिक संख्याओं का, ये जो जितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं वो सभी की सभी सम संख्याएं और विषम संख्याओं से ही मिलकर बनी है। यानी कि जितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं ये सभी की सभी सम और विषम 2 टुकड़ों में बटी हुई हैं। तो अगर हमने सम संख्या जान ली, तो अब एक बात बताओ, ये सारे समूह से, ये सारा सेट जो समुच्चय होता है प्राकृतिक संख्याओं का, उसमें से अगर हम सम संख्या निकाल दें तो बचा क्या मेरे दोस्तों? बचा विषम संख्या। तो अब हम परिभाषा ये भी बना सकते हैं कि सभी प्राकृतिक संख्याओं में से सम संख्या को छोड़कर शेष सभी बची संख्याएं विषम संख्याएं होती हैं। आप ऐसे भी इस चीज़ को समझ सकते हैं, ठीक है। अब इनका क्रम क्या होता है मेरे दोस्तों? सम संख्या का और विषम संख्या का क्रम क्या होता है? ये किस तरीके से चलती हैं? ये क्रमबद्ध तरीका है, ये किस तरीके से चलती हैं? तो एक जो है, एक हम सम संख्या की डेफिनेशन जानते हैं कि जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती वो विषम संख्या होती है, और जो 2 से पूर्णतः विभाजित होती है वो सम संख्या होती है। तो एक हमारा 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो रहा है, तो ये एक विषम संख्या है। क्या है? विषम संख्या। अब देखना मेरे दोस्तों, प्राकृतिक संख्याओं का जो समुच्चय है ये तो ये एक विषम संख्या से स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट होता है। अब ये अगर विषम संख्या है पहली, तो इसके आगे आने वाली नेक्स्ट दूसरी जो संख्या है वो एक सम संख्या होगी। अब इस सम संख्या के बाद जो आगे आने वाली संख्या है वो एक विषम संख्या होगी।
अब इस विषम संख्याओं के बाद आगे आने वाली संख्या एक सम संख्या होगी, फिर विषम होगी, और इसी तरीके से निरंतर ये चलता रहेगा अनंत तक। तो अब आप समझ गए कि प्राकृतिक संख्याओं का जो क्रम होता है वो विषम संख्या से स्टार्ट होता है, विषम सम विषम सम विषम सम, ये चलता रहेगा। ठीक है, अब सम और विषम हम समझ रहे हैं। एक बात और इनसे जुड़ी हुई देख लेते हैं, क्या है मेरे दोस्तों। अगर विषम संख्या पहली एक है, अगर क्या वो है ही, तो इससे आगे आने वाली, जस्ट आगे आने वाली विषम संख्या कौन सी होगी। तो भैया इससे जस्ट आगे आने वाली विषम संख्या ये है, यानी कि बीच वाली सम संख्या को छोड़ दो, ये आ गई। अब 3 से आगे जस्ट आने वाली विषम संख्या कौन सी है, तो भैया इसके जस्ट सम संख्या जो आती है उसको छोड़ दो, 1 को छोड़ दो, और आगे आने वाली जो यहाँ 5 आएगी वो होगी। तो आप एक बात ध्यान में रखो कि पहली जो विषम संख्या थी उससे जस्ट आगे आने वाली विषम संख्या हम निकाल रहे हैं, तो 2 जुड़ रहा है, 1 और 2 3 आ गया। अब 3 से जस्ट आगे आने वाली विषम संख्या हम निकाल रहे हैं, तो फिर भी 2 जुड़ रहा है, और 3 और 2 5 आ गया। अब ऐसे ही 5 से आगे जस्ट आने वाली विषम संख्या हम निकालेंगे, तो 2 जोड़ दो, तो मेरे दोस्तों वो 7 आ जाएगी विषम संख्या। ठीक है, यही सम संख्या में रूल है कि अगर प्रथम सम संख्या 2 से स्टार्ट हो रही है, 2 से, तो भाई 2 ये सम संख्या है सम। अब इससे जस्ट आगे आने वाली सम संख्या ये 4 है, तो इसमें भी 2 जोड़ के आया। अब 4 से जस्ट आगे आने वाली सम संख्या कौन सी है, वो मिलेगी आपको 6, यानी 4 में 2 जोड़ के आया। तो आप इस चीज़ को समझ लो कि कोई भी सम या विषम संख्या है और उसके जस्ट आगे आने वाली सम या विषम संख्या हम निकालना चाह रहे हैं, तो उस संख्या में 2 जोड़ दो, उससे जस्ट आगे आने वाली सम या विषम संख्या आ जाएगी। अगर आप सम संख्या से जस्ट आगे आने वाली सम संख्या निकाल रहे हो तो उसमें 2 जोड़ के निकाल लो। ठीक है, ऐसे ही पीछे के लिए भी रिटर्न वापस होने के लिए भी यही रूल लागू होता है। अगर मैं 4 से जस्ट पीछे आने वाली संख्या देखूँ तो 4 में से 2 घटा दूंगा, 2 मिल जाएगा मुझे, पीछे आने वाली मिल जाएगी। यानी कि 2 का अंतर होता है, आगे जाने के लिए और पीछे आने के लिए 2 घटाओगे, आगे जाने के लिए 2 बढ़ाओगे, ये अंतर होता है सम और विषम दोनों में। ठीक है, अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि जीरो के बारे में हम बात करेंगे कि जीरो एक कैसी संख्या है, सम है या विषम है। और मैं जो स्टेटमेंट दूंगा उसको प्रूफ करके भी दिखाऊंगा आपको बाद में कि जीरो वाकई में है क्या, कौन सा नंबर है, इवन है कि ऑड है। ठीक है, अभी हम सम संख्याएं और विषम संख्याएं पढ़ लिए। ठीक है, अब मेरे दोस्तों जो मैंने अभी ये जो 2 वाला अंतर बताया था, इसके आधार पे मैं एक बात समझा सकता हूँ आपको कि अगर मान लो कोई सम संख्या x है तो इसके जस्ट आगे आने वाली सम संख्या x + 2 होगी, यानी कि 2 जोड़ के। अब इससे जस्ट आगे आने वाली संख्या x + 4 होगी, यानी अब इसमें जोड़ूंगा 2, x + 4 होगी। तो आप ये पता लगा लिए कि 3 क्रमागत सम संख्याएँ ये हो गई। ठीक है, अब ऐसी विषम संख्याओं के बारे में हम कह सकते हैं, अगर कोई भी पहली विषम संख्या मान लो x है, तो इससे जस्ट आगे आने वाली विषम संख्या x + 2 होगी, यानी पिछली वाली में 2 जोड़ दिया हमने। अब इससे आगे आने वाली जस्ट इसमें 2 जोड़ दो, तो 2 जोड़ोगे तो 4 हो जाएगा, x + 4 हो गया। यानी कि अब ये हो गई 3 क्रमागत विषम संख्याएं। तो मैं ये इसीलिए बताया कि प्रश्नों में ये बहुत बार होता है कि प्रथम 7 क्रमागत सम संख्याएँ, एवरेज में भी आप पढ़ोगे औसत में, प्रथम क्रमागत विषम संख्याएँ। तो अब आप इस तरीके से मान सकोगे, इसीलिए मैंने आपको ये चीज़ बताई है। अब सम संख्या विषम संख्या के बाद हम भाज्य संख्या, प्रथम क्रमागत विषम संख्याएँ, तो अब आप इस तरीके से मान सकोगे, इसीलिए मैंने आपको ये चीज़ बताई है। अब सम संख्या विषम संख्या के बाद हम भाज्य संख्या पे जाएंगे और यौगिक संख्या ये क्या होती है। ठीक है, और अभाज्य संख्या या रूढ़ संख्या ये क्या होती है, इस पे जाएंगे। चलो बताते हैं इसके बारे में। तो पहले मैं अभाज्य संख्या बताता हूँ, अभाज्य संख्या, फिर हम भाज्य बढ़ेंगे। अभाज्य या रूढ़ संख्या क्या होती है मेरे दोस्तों। अभाज्य या रूढ़ संख्या, जो संख्या जिसका एक
व स्वयं के अतिरिक्त और अन्य कोई गुणनखंड नहीं होता है उसे हम अभाज्य या रूढ़ संख्या कहते हैं। देखिए मेरे दोस्तों, ये मैंने कहीं से याद नहीं किया है, इसीलिए मैं थोड़ा सोच के बोलता हूँ, अभी ही सोच के बोलता हूँ कि मैं बनाता हूँ खुद ही इस चीज़ को। तो कोई अगर शब्द गलत हो जाए तो उसको मेंशन कर देना और अपमानित मत करना मुझे प्लीज़, इसके लिए, ठीक है। मैं पहले ही हाथ जोड़ लेता हूँ कि अभी मैं भी इस चीज़ को भैया अनुभव में ले रहा हूँ, ठीक है। लेकिन फिर भी आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैंने क्या कहा? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या वो संख्या जिसका एक व स्वयं के अतिरिक्त कोई अन्य गुणनखंड नहीं होता है, वो अभाज्य संख्या होती है। दूसरी भाषा में, वो संख्या जिसमें एक व स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जाता है, वो अभाज्य संख्या होती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मान लो 2 है, 2 में या तो 2 का भाग जाएगा या 1 का भाग जाएगा, इसके अलावा किसी और संख्या का भाग इसमें नहीं जाएगा, इसीलिए ये 2 एक अभाज्य या रूढ़ संख्या है। इसके बाद 3 ले लो, 3 में या तो 3 का भाग जाएगा या 1 का भाग जाएगा। मैंने यही बताया था कि वो संख्या जिसमें एक व स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जाना चाहिए, तो इस 3 में एक व स्वयं 3 के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जाएगा, इसीलिए ये एक अभाज्य संख्या है। 3 हो गया, 5 हो गया, ये भी अभाज्य संख्या है। ऐसे ही 47 मान लो, 47 में भी या तो 47 का भाग दो या 1 का भाग दो तभी जाएगा, किसी अन्य संख्या का 47 में भाग नहीं जाएगा। किसी अन्य संख्या के पहाड़े में आपने 47 को देखा है? नहीं देखा होगा। 47 एकड़ 47, तो 47 से कट जाएगी 47, और 1 का भाग तो हर संख्या में जाता ही है, क्योंकि हर पूर्णांक के बट्टे में 1 होता है। जैसे मान लो 47 में हम 1 का भाग दें तो 47 ही बार जाएगा, है ना। तो आप समझ गए अभाज्य संख्या रूढ़ संख्या को, ठीक है। अब बात ये आती है कि एक जो है, एक वो अभाज्य संख्या है कि भाज्य संख्या है। तो मैं बता दूं, एक जो है, ये एक जो है न तो भाज्य संख्या है ना अभाज्य संख्या है। अभी मैं इस चीज़ की बात करूंगा क्यों नहीं है ये। हम अभाज्य संख्याओं के बारे में पढ़ लिए हैं, अब हम भाज्य संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। भाज्य या यौगिक संख्याएं वो सभी संख्याएं जिनमें एक व स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या का भी भाग चला जाता है, उसे भाज्य या यौगिक संख्या कहते हैं। कहने का मतलब, ये भाज्य या यौगिक संख्याएं ऐसी होती हैं कि एक व स्वयं का भाग तो जाएगा ही, कोई भी संख्या है उसमें एक व स्वयं का भाग तो जाएगा ही, लेकिन कोई अन्य तीसरी संख्या भी उसको विभाजित कर देती है, उसमें भाग दे देती है, तो उसको हम भाज्य या यौगिक संख्या कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल 4 है, 4 में 4 का भाग चला जाएगा, 1 का भाग चला जाएगा, और तीसरी संख्या एक और है, वो है 2, जो इसको डिवाइड कर देगी 2 बार। तो इसीलिए ये 4 जो है भाज्य संख्या या यौगिक संख्या है। इनमें से कोई सी भी संख्या इसको बोल देते हो, दोनों की एक ही बात है। 4 होगी, 6 मान लो, 6 को 2 भी विभाजित करेगा, 3 भी विभाजित करेगा, और 1 भी विभाजित करेगा, और 6 स्वयं भी विभाजित करेगा। यानी कि बताइए 6 को 4 संख्या विभाजित कर रही हैं, है ना। यानी कि एक व स्वयं के अतिरिक्त और भी संख्याएं हैं जो इसको विभाजित कर सकती हैं, इसीलिए ये एक 6 भाज्य या यौगिक संख्या है। ऐसे एग्जाम्पल आपके 8 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया और 14 हो गया, ये संख्याएं। अरे 25 भी है, 25, 15 भी है। तुम कहोगे सम संख्या का एग्जाम्पल ले लिया, भाज्य संख्या है 25, 15, 21, है ना। तो मेन बात हमने पढ़ी। अब हम क्या पढ़ेंगे, पहले इसको हटा दें। मैंने बताया कि एक जो होता है, एक, वो ना अभाज्य होता है ना भाज्य होता है। एक में भाग सिर्फ एक का ही जाता है, स्वयं का ही जाता है। जैसे 1 लिखा हुआ है, ये जो इसमें जो भाग जाएगा, इसमें इस स्वयं का ही भाग जाएगा।
एक में एक का ही भाग जाएगा, कोई अन्य संख्या इसको विभाजित नहीं कर पाती है, इसीलिए ना तो ये भाज्य ना अभाज्य है। क्यों? क्योंकि अभाज्य की कंडीशन या परिभाषा क्या थी कि कम से कम 2 फैक्टर होते हैं उसकी संख्या के, एक तो वो स्वयं संख्या होती है और एक होता है जो उसे डिवाइड करता है, और उसके अलावा कोई और नहीं होता। वो अभाज्य संख्या की डेफिनेशन है, कम से कम 2 तो फैक्टर होते हैं उसके, लेकिन इसके 2 नहीं है, ये स्वयं सिर्फ एक ही फैक्टर है, इसीलिए यहाँ कंडीशन अभाज्य संख्याओं की भी फॉलो नहीं हुई, तो ये अभाज्य भी नहीं हुई। ठीक है। अब भाज्य संख्या तो ये कहती है कि स्वयं और एक के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से भी भाग चला जाए, यानी कि 2 से ज़्यादा फैक्टर हो सकते हैं, और जब इस एक के 2 ही फैक्टर नहीं है तो 2 से ज़्यादा क्या होंगे, इसीलिए ये भाज्य संख्या भी नहीं है। तो आप याद रखना, एक ना तो भाज्य ना अभाज्य। मैं जो चीज़ बताता हूँ उसको प्रूफ भी करता हूँ, उसको दिखाता हूँ आपको ये क्यों नहीं है, समझाता भी हूँ। ठीक है, तो इसीलिए मेरी बात को समझिए आप। अब मैं इसको हटाता हूँ। अब हम जीरो के बारे में पढ़ेंगे मेरे दोस्तों। जीरो के बारे में मैंने बताया था आपको कि जीरो ऑड नंबर है, इवन यानी कि विषम नंबर है कि सम नंबर है, ये हम पढ़ेंगे। सम संख्या है कि विषम, ये पढ़ेंगे जीरो के बारे में। ठीक है, तो कैसे पढ़ेंगे हम दोस्तों? पूर्ण संख्याएं 0, 2, पूर्ण संख्या ये होती हैं। प्राकृतिक संख्याओं के साथ जीरो का भी इस्तेमाल कर लो। 3, 4, 5, 6, ये डॉट डॉट चलती जा रही है, ये एक पूर्ण संख्या है। तो मैंने बताया आपको कि अगर मान लो 2 एक सम संख्या है, तो मैं इससे जस्ट पीछे आने वाली सम संख्या जानना चाह रहा हूँ, तो आप कहोगे पीछे आने के लिए 2 घटा दो, तो इस 2 में से मैं 2 घटाऊँगा तो क्या आएगा? 0, यानी कि 0 एक सम संख्या है इस कंडीशन से, तो है ना। यानी कि ये वाली कंडीशन हमारी यहाँ फॉलो हो गई, और इस कंडीशन ने इसको बता दिया जीरो को कि 0 एक भैया सम संख्या है। तो पहली कंडीशन ने हमें बता दिया 0 एक सम संख्या है, क्योंकि किसी भी सम संख्या के जस्ट पीछे आने वाली सम संख्या निकालनी हो तो 2 घटा देते हैं। जैसे 6 से पीछे आने वाली 4, 2 घटा दिया, 4 से पीछे आने वाली 2, 2 घटा दिया। अब 2 से जस्ट पीछे आने वाली संख्या 2 घटाओगे तो 0 आएगा, यानी 0 भी एक सम संख्या है क्या? यानी पहली कंडीशन हमारी प्रूफ हो गई। अभी मैं और कंडीशन प्रूफ करूँगा। अभी तक हमने प्रूफ कर दिया पहली कंडीशन से कि 0 एक सम संख्या है, और आगे देखते हैं। और दूसरी कंडीशन ये थी, मैंने एक बात बताई थी आपको, कॉम्बिनेशन चलता है कि अगर विषम संख्या तो ये सम संख्या, विषम संख्या तो ये सम संख्या, एक के बाद एक ये चलता है। तो अगर ये विषम संख्या है तो इससे जस्ट पीछे आने वाली सम ही होगी क्या ना होगी? सीरीज के हिसाब से सम विषम सम विषम सम, है ना, क्योंकि सम है ये, सम के बाद विषम आता है, या विषम से पहले सम आता है, तो विषम से पहले सम ही आएगा। तो ये दूसरी कंडीशन भी फॉलो हुई। अब और कंडीशन फॉलो करके दिखाते हैं आपको जीरो के बारे में। मेरे दोस्तों एक बात बताइए, सम प्लस सम क्या होता है? सम प्लस विषम क्या होता है? विषम प्लस विषम क्या होता है? ये 3 चीज़ लिखी हुई हैं, ठीक है। अब आप अगर ऐसे कोई आपसे पूछे तो आप फंस सकते हैं या फंसने लगो, तो आप फटाक से एग्जाम्पल ले लिया करो। सम संख्या प्लस सम संख्या, यानी कि संख्या ले लो। जैसे मैंने मान लिया 2 प्लस एक और संख्या ले लो 4, तो क्या आएगा? 6 आएगा कि नहीं आएगा? यानी 6 एक सम संख्या है, तो आप कह देना सम संख्या प्लस सम संख्या होती है, ठीक है। अब इस वाली कंडीशन को, ये पहली थी, ये दूसरी, ये तीसरी, इसको देखते हैं। सम संख्या प्लस विषम संख्या, सम अगर 2 है प्लस विषम ले लो 3, आप यहाँ एग्जाम्पल के तौर पे सम संख्या की जगह पे कोई भी संख्या ले सकते हो सम, और विषम संख्या की जगह पे कोई भी संख्या ले सकते हो विषम। कंडीशन सेटिस्फाई होगी जो मैं जैसे मैं बता रहा हूँ। तो क्या आएगा? 2, 3, 5, 5 क्या होता है? एक विषम, तो यहाँ लिख दो विषम। तो अब आप कहोगे सम प्लस विषम विषम होता है, ठीक है। अब हम विषम प्लस विषम देखेंगे। मान लो ले लिया हमने 3 प्लस 5 ले लिया, दोनों विषम विषम है, इनको जोड़ेंगे 8 आएगा। 8 क्या है? एक सम। तो आप लिखोगे विषम प्लस विषम सम होता है। ये 3 कंडीशन मैंने आपको बताई, ये गणित भी कहता है 3 कंडीशन। अब इस कंडीशन में हम जीरो को सेटिस्फाई करके देखेंगे। हमने जीरो को स्टेटमेंट अभी हमने 2 कंडीशन से देखा था कि जीरो एक सम संख्या है।
अभी हमने 2 कंडीशन से फॉलो करके देखा था। तो अब हम सम संख्या की जगह पे 0 को रख के देखेंगे। अगर वो तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो हम कहेंगे कि 0 एक सम संख्या है। ठीक है, तो देखते हैं। सम संख्या की जगह पे 0 रखते हैं मेरे दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ सम संख्या की जगह पे कुछ भी रख लो, 4 ही ले लो, मान लो 4। तो 0 + 4 कितना आया? 4 आया ना सम। कंडीशन पहली सेटिस्फाई। अब इसमें रख के देखेंगे। सम की जगह पर अगर मैं 0 रखता हूँ प्लस विषम की जगह पे 3 लिया है, तुम कुछ और भी ले सकते हो, 7 ले लो। तो 0 + 7 7 आया ना मेरे दोस्तों विषम। दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई। तो ये कंडीशन हमारी 2 सेटिस्फाई हो गई। ठीक है, अभी हमने 0 को सम लिया था तो कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। चलो मैं इसको सेटिस्फाई और करके दिखा देता हूँ। इसको सेटिस्फाई करने के लिए हमें 0 विषम मानना पड़ेगा। विषम है ना, 0 को मान लिया मैंने विषम है 0। अब यहाँ भी कोई विषम ले लो, 5 आ गया। तो ये क्या आया? 5। ये एक विषम संख्या आ गई, लेकिन विषम प्लस विषम सम होना चाहिए। तो 0 क्या कह रहा है? 0 कह रहा है कि तुमने मुझे गलत मान लिया, विषम मत मानो मुझे। विषम मानोगे तो भैया मैं तुम्हारे गणित को खराब कर दूंगा, मैं एक सम हूँ, ये कह रहा है। जब भी तुमने 0 को सम से विषम माना तभी इसने इस कंडीशन को अनक्वालिफाई कर दिया। समझ में आ गई बात? और भी नंबर ले सकते हो, या 0 + 5 जब 11 ले लो, 0 + 11 यानी 11 विषम संख्या आएगी। जबकि आप विषम प्लस विषम सम पढ़ते हो, यानी कि 0 से ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही। तो कहने का मतलब 0 इन तीनों कंडीशन से सेटिस्फाई करता है कि मैं एक सम संख्या हूँ। समझ में आई बात? ये इसको हटाऊँ, अभी स्क्रीनशॉट ले लो आप इस चीज़ का, हटा दो इसको। ये कंटेंट जो है ना मेरे दोस्तों, ये कंटेंट जो है ना मेरे दोस्तों, आप एकदम से कॉन्फिडेंस लेके आओगे अपने अंदर, एकदम से कॉन्फिडेंस लेके आओगे इस चीज़ के लिए। ठीक है, और एक और तरीका होता है, एक और प्रूफ करके दिखाता हूँ कि अगर हम कहें कोई भी संख्या लिखी हुई है, आप जानते होंगे, आपने पढ़ा होगा, मान लो 2 3 4 2 6, तो मैं कहूँ ये संख्या क्या 2 से विभाज्य है? तो आप कह देते हो हाँ है 2 से विभाज्य। मैं कहूँ आपसे 3 2 4 5 8, क्या ये 2 से विभाज्य है? कि हाँ है। कैसे कहते हो आप? पता है, आपको पढ़ाया गया है और आप जानते हो कि अगर इसका यूनिट डिजिट, इकाई का अंक अगर सम है तो वो 2 से पूरी संख्या विभाजित होगी, है ना। अगर इसका इकाई का अंक सम संख्या है, क्योंकि सम संख्या 2 से विभाजित होती है, अगर इसका इकाई का अंक सम है तो ये पूरी संख्या 2 से विभाजित होगी, ये जानते हो ना। तो मेरे दोस्तों बताना, क्या 100 2 से विभाजित होगी? आप कहोगे हाँ होगी। अगर 2 से विभाजित सम हो रही है तो इसका इकाई का अंक यूनिट डिजिट सम है, तभी तो हो रही है, तभी तो हो रही है। आप बताइए, क्या 3 2 4 0 क्या 2 से विभाजित है? आप कहोगे हाँ है। कैसे कह दिया? परिभाषा तो ये थी कि अगर यूनिट डिजिट सम हो तभी होगी 2 से विभाजित। तो ये 2 से विभाजित वाकई में है, तो इसका मतलब यूनिट डिजिट सम है और यूनिट डिजिट हमारा 0 है। तो ये कंडीशन भी यहाँ कह रही है कि 0 एक सम संख्या है। ठीक है, इसको हटाऊँ। तो इतनी सारी कंडीशंस मैंने सेटिस्फाई करके दिखा दी कि 0 एक सम संख्या है। तो अब मैं अपने मुंह से नहीं बोलूँगा, आपको जो समझना है समझ लेना कि 0 सम है कि विषम है। ठीक है, इतनी सेटिस्फाई करके दिखा दी। हाँ, क्योंकि भाई मुझे अभी और अनुभव लेना है, उसके बाद कुछ आगे अपवाद मतलब निकल सकता है, कोई अपवाद निकल सकता है, लेकिन अभी मैंने इतनी कंडीशन सेटिस्फाई करके दिखा दी तो आप निसंकोच कह सकते हैं कि सम संख्या ही होगी, सम संख्या ही है, ऐसे कह सकते हैं आप। ठीक है, अब मुझे क्या बताना है? कुछ स्टेटमेंट लिख लीजिए। ये हमने प्राकृतिक संख्या के बारे में पढ़ा। अब कुछ नंबर सिस्टम से कथन हैं, वो कथन लिख लीजिए। लिखिए भैया, बुलेट फैक्ट लगा के, ऐसे फैक्ट लगाना, ऐसे ऐसे लिखते जाना, ऐसे। ठीक है, इनके आगे ऐसे 1 लाइनर टाइप के, 2 लाइन में आ जाए तो भी कोई बात नहीं है। ठीक है, लिखते जाना। लिखो, वो संख्या जो अभाज्य व सम है बराबर 2, यानी कि 2 एक ऐसी संख्या है जो अभाज्य भी है और सम भी है। तो आप कैसे भी लिख सकते हैं, ऐसी अपनी सरल भाषा में लिखा करो। 2 एक ऐसी संख्या है
जो अभाज्य भी है और सम भी है। फिर नीचे और लिख देना, सबसे छोटी अभाज्य संख्या ही 2 है, यानी 2 एक सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी है। ठीक है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। ठीक है, ये भी लिख लेना। और मैंने एक के बारे में बताया, एक न तो भाज्य संख्या है और न अभाज्य संख्या है ये। ठीक है, और क्या पढ़ोगे? और बताना है आपको प्राकृतिक संख्याएं, नहीं परमेय अपरमेय वास्तविक, ये तो मैं पहली वीडियो में बता चुका हूँ आपको, तो अब मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। हाँ, और लिख लीजिए आप, ये लिख लीजिए, किन्हीं 2 परमेय संख्याओं का योगफल या गुणनफल एक परमेय संख्या होता है। ठीक है, और किन्हीं अपरमेय संख्याओं का योगफल या गुणनफल परमेय या अपरमेय हो सकता है, दोनों में से कोई भी हो सकता है। तीसरा ये लिखिए, परमेय और अपरमेय संख्याओं का योगफल या गुणनफल एक अपरमेय संख्या होता है। ठीक है, ये चीज़ लिख ली आपने। अब मुझे नहीं लगता कि इसमें ज़्यादा आपको और ज़्यादा घुमाना चाहिए, और बातें प्रश्नों में हम समझ लेंगे। काफ़ी नंबर सिस्टम के जो प्रश्न स्टार्ट करेंगे उसमें बहुत सारी बात मिलेंगी, वो समझ लेंगे। ठीक है, तो मैं इस लेक्चर को यार यहीं ख़त्म करता हूँ अभी। तो ये पार्ट 2 बने हैं नंबर सिस्टम के बेस के, नंबर सिस्टम की नींव। अभी मैंने नंबर सिस्टम के चैप्टर में कोई टॉपिक स्टार्ट नहीं किया है, मेरा पढ़ाने का तरीका यही है भैया। और हाँ, मैंने आपको सम्मिश्र संख्या बताई थी क्या, कॉम्प्लेक्स नंबर जो वास्तविक और काल्पनिक दोनों से मिलकर बनती हैं, a+i इस रूप की होती हैं वो सम्मिश्र संख्याएं। ये वास्तविक संख्या है, ये काल्पनिक संख्या है, क्योंकि इसके साथ i आ गई। इन दोनों का योग एक सम्मिश्र संख्या कह लो, इसको क्या कह लो, सम्मिश्र संख्या। ये एक सम्मिश्र संख्या इस टाइप की होती है। ठीक है, और एक और बता दे रहा हूँ, सम्मिश्र संख्या है ये, इसकी संयुग्मी संख्या क्या होगी, कॉन्जुगेट नंबर a-iv, बस इसके बीच का चिन्ह चयन हो जाता है। ठीक है, तो अब एक स्टेटमेंट और लिख लीजिए। मुझे याद आ गया था ये स्टेटमेंट, कि किन्हीं 2 सम्मिश्र संख्याओं का योगफल, अगर आप ये दोनों 2 सम्मिश्र संख्याएं हैं, पहली ये और दूसरी ये, सॉरी 1 मिनट, किसी सम्मिश्र संख्या और उसके संयुग्मी का योगफल, ये संयुग्मी है ना, इसकी संयुग्मी है ना, तो उसकी संयुग्मी का योगफल व गुणनफल एक वास्तविक संख्या होती है। ठीक है, फिर दोबारा बोल दो एक बार, किसी सम्मिश्र संख्या व उसकी संयुग्मी संख्या का योगफल व गुणनफल एक वास्तविक संख्या होती है। प्रूफ करेंगे, ये सम्मिश्र संख्या और इसका ये संयुग्मी, इन दोनों को जोड़ दो तो ये कट जाएगा, 2a आ गया। ये वास्तविक बताया था ना मैंने, तो 2a भी वास्तविक हो गया, तो एक वास्तविक संख्या हो गया योगफल। इनका गुणनफल करोगे a+iv इंटू a-iv, इनका गुणनफल करोगे तो a+v इंटू a-v, a² - v² का रूप बन रहा है। a² - b की जगह पे iv है, iv का स्क्वायर बराबर a² - i² b², और i² की वैल्यू मैंने काल्पनिक संख्याओं में पढ़ाई थी, i² बराबर -1 होता है। तो a² - i² की वैल्यू -1 लगाओ इंटू b² बराबर a² माइनस प्लस हो जाएगा +b², यानी कि इनका गुणनफल a² + b² आया, यानी कि ये भी वास्तविक संख्या, ये भी वास्तविक संख्या, तो दोनों 2 वास्तविक संख्याओं का योगफल वास्तविक संख्या ही होगी। तो यहाँ भी प्रूफ हो गया। तो अब आप समझ गए कि किसी सम्मिश्र संख्या और उसकी संयुग्मी संख्या का गुणनफल और योगफल हमेशा वास्तविक संख्या होता है। ठीक है, अभी लेक्चर अगर बड़ा नहीं हुआ है तो मुझे चीज़ें याद आती जा रही हैं। चक्री संख्याएं किसे कहते हैं, चक्री संख्याएं, ये एडवांस है, थोड़ा एडवांस चीज़ें चल रही हैं, सीजीएल वालों के लिए काम आएंगी। चक्री संख्याएं किसे कहते हैं, और पूर्णकालिक